तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आपके सामने। और हम जहाँ तक मैं याद दिलाऊँ तो हम इकोलॉजी कर रहे थे। इकोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो लास्ट वीडियो तक हमने एलन्स रूल और बर्जमैन्स रूल दोनों पढ़ लिया था। एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ एलन्स रूल और बर्जमैन्स रूल का। देखो, एलन्स रूल और बर्जमैन्स रूल ये दोनों किसी भी बॉडी के वॉल्यूम, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द लिविंग बॉडीज़, जितनी भी सजीव चीज़ें हैं जिनमें जान है, ठीक, वो एलन रूल और बर्जमैन के रूल को फॉलो करती हैं। ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे है। अगर वो किसी ऐसी कंडीशन में है जो कि बहुत गर्म है, तो क्या होगा कि उसका जो साइज होगा वो छोटा होगा। और क्यों साइज छोटा होगा ये बर्जमैन समझाते हैं। बर्जमैन कहते हैं कि जो वार्म एरियाज़ में मतलब जो भी ऑर्गेनिज़म्स रह रहे हैं, या फिर सिंपली बोलो कि जिन जानवरों का या जिन ऑर्गेनिज़म्स का साइज़ जो है वो बड़ा होगा, वो हीट लॉस कम करेंगे लेकिन हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और जिनका साइज़ छोटा है वो हीट का प्रोडक्शन कम करेंगे लेकिन हीट का लॉस ज़्यादा होगा। ओके। एलन ने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। उन्होंने बोला कि अगर कोई जानवर बड़ा होगा, अगर कोल्ड एरियाज़ में है, तो उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जैसे कि कान हो गया, नाक हो गया, और एक्सटर्नल जो बॉडी पार्ट्स हैं वो छोटे होंगे। छोटे होने का मतलब जैसे कि टेल्स, पूँछ उनकी, लिम्स जो उनके हाथ हैं वो, ईयर्स, स्नाउट्स, ये सब छोटे होंगे। और वही वार्म एरियाज़ में है, जैसे कि हम डेज़र्ट लिज़ार्ड का लें केस या कंगारू रैट का लें केस, तो क्या होगा, वो सब गर्म इलाके में रहते हैं। कंगारू रैट के बारे में मैं बताऊंगा। कंगारू रैट एक ऐसा जानवर है जो अपनी ज़िंदगी में कभी भी पानी नहीं पीता। वो सीड खाता है। वो डेज़र्ट में सीड ढूंढता है और सीड में उसको फ़ैट मिलता है। सीड जब वो खाता है तो उसको फ़ैट मिलता है, फ़ैट का ऑक्सीडाइजेशन करता है तो उसको फूड मिल जाता है। ओके। तो ये था सिंपल सा एलन्स रूल और बर्जमैन्स रूल। तो इसमें क्या होगा, देखो, अगर कोई कंगारू रैट है, किसी ऐसी कंडीशन में है, ओके, तो उसका बॉडी साइज़ जो है वो छोटा होगा। ओके, ऑफ कोर्स सी बात है, बॉडी साइज़ छोटा होगा, लेकिन उसके एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द एलन्स रूल, उसके जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं वो बड़े होंगे। जैसे कि कंगारू रैट की देखी जाए तो पूँछ बहुत बड़ी होती है। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि उसे हीट लॉस जो है वो ज़्यादा करना है और हीट का प्रोडक्शन उसमें कम है। ओके, सॉरी। सो अब बात करते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो पहले केस में तो हमने देखा पिछले वीडियो में कि एक प्लांट जो है उस पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं कि अगर वो, मेनली हम वार्म ब्लडेड की बात कर रहे हैं, अगर वो किसी एक ऐसे कंडीशन में है, किसी एक ऐसे कंडीशन में जी रहा है जहाँ पे जैसे कि जहाँ पे उसको ऐसी कंडीशन मिल रही है कि उसको एक्लिमेटाइजेशन करना पड़ रहा है या होम्योस्टैसिस करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। जैसे कि हमने प्लांट्स के केस में देखा तो उनका डेसिकेशन हो रहा था, चिलिंग इंजरी हो रही थी या फ्रीजिंग इंजरी हो रही थी। ओके, तो जब हम देखेंगे कि हम जो जो हमारे ऊपर, जैसे मान लो हम चले गए अंटार्कटिका, हम चले गए अंटार्कटिका, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो पूरा प्रयास करेगी कि हम अंटार्कटिका के जो कंडीशन है, वहाँ की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, हम उसकी बैलेंस में आ जाए। क्या है, हम मॉडरेट टेम्परेचर में रहते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर में रहते हैं जो कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। जब हम अंटार्कटिका जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो लगभग माइनस में रहता है, -10 या -20। तो वहाँ पे क्या होगा कि क्या होगा वो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि होम्योस्टैसिस क्या होता है, या एक्लिमेटाइजेशन उसको एनसीईआरटी में यूज़ किया है। ओके, जो लोग हिंदी मीडियम में हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन यार देखो क्या होता है ना कि मैं
पूरी चीज़ों को हिंदी में नहीं समझा सकता। अगर आपको देखो कॉन्सेप्ट तो सारे सेम है, बस तुमको इंग्लिश में इधर पढ़ना है और जाके एक बार हिंदी एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेनी है। ओके, मैं खुद भी मैं खुद भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मैं जानता हूँ कैसे करना है, तो वही मैं तुमको भी बता रहा हूँ। ओके, तो इंटरनल जो बॉडी पार्ट्स हैं, ओके, इंटरनल बॉडी पार्ट्स जैसे होम्योस्टैसिस मैं बता रहा हूँ क्या होता है, या एक्लेमेटाइजेशन बता रहा हूँ मैं क्या होता है। एक्लेमेटाइजेशन ही यूज़ करते हैं, जैसे कि बाहर होने वाले इन्वायरमेंट के चेंज से जो हमारी बॉडी के अंदर प्रभाव पड़ता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम अभी देखेंगे। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रभाव पड़ता है उसी को हम कहते हैं एक्लीमेटाइजेशन। ओके, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ये हमारी बॉडी में क्या होता है। थोड़ी सी, जब हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती, इतनी ठंडी है या इतनी गर्मी, एक्चुअली ठंड वाले प्लेसेस पे ही होता है, गर्मी तो हमारी शरीर कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। गर्मी में क्या होगा, थर्मो रेगुलेशन शुरू हो जाएगा, पसीने का लॉस बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपके बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है तो आपकी बॉडी जो है फिर उसके सेल्स जो हैं धीरे धीरे डीजनरेट करने लगेंगे, आपकी मौत हो जाएगी। तो मेनली लिया जाता है जो कंडीशन, वो लिया जाता है कि जब हम किसी एक ऐसे कंडीशन में जा रहे हैं जहाँ का टेम्परेचर लो होता जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो इसी को कहते हैं अल्टीट्यूड सिकनेस। जैसा कि हमने देखा था कि जब हम सी लेवल से ऊपर जा रहे हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी कम होगा और ऑक्सीजन भी कम होगा, साथ ही साथ जो कि टेम्परेचर है वो भी कम होते जा रहा है। तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। आपको नौजिया हो सकता है, नौजिया का मतलब जी मिचलाना। यू विड जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस बहुत पॉपुलर हो गया है, तो उसमें क्या है, उसमें आपको उल्टी वाली फीलिंग नहीं आएगी, उसमें क्या होगा, आपकी सांस फूलेगी। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नौजिया हो सकता है, फैटिग्यू हो सकता है, एपेटाइट का लॉस हो सकता है, ठीक। इसके अलावा हार्ट पाल्पिटेशन हो सकता है। हार्ट पाल्पिटेशन क्या होता है, हार्ट पाल्पिटेशन मतलब कहीं पे भी जैसे ऑक्सीजन का लेवल लो हो गया तो हार्ट तेज़ी से धड़कने लगेगा। क्यों धड़कने लगेगा वो हम बताते हैं। जैसे कि एडजस्टमेंट हम करते हैं, जैसे ही हमारी आउटर इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो हमारे शरीर जो है वो एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है। एडजस्टमेंट कैसे होगा, हमारे शरीर का आरबीसी काउंट जो है वो बढ़ने लगेगा, हमारी शरीर जो है अधिक मात्रा में आरबीसीज बनाने लगेगी। ओके, और आरबीसीज तेज होगी, लेकिन एक और चीज़ कम होगी। देखो, जो हीमोग्लोबिन है और ऑक्सीजन है उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में बीच में आयरन होता है और उसके चारों तरफ वो एक ऐसी बाइंडिंग कैपेसिटी रखता है, ऑक्सीजन के साथ उसकी एफिनिटी होती है। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो लो हो जाती है। अब देखो क्यों क्यों लो हो गई, इसका एक हम दे सकते हैं रीज़न, एक रीज़न दे सकते हैं हम कि जो हम एक रीज़न इसका ये दे सकते हैं कि देखो ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो जाहिर सी बात है कि हीमोग्लोबिन के पास उतने इनफ ऑक्सीजन नहीं रहेंगे बाइंड करने के लिए। और ये भी हो सकता है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो रिलीजिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। ओके, क्योंकि बाइंड नहीं कर रहा है तो रिलीज़ ही तो करेगा। ओके, और ऐसे इससे क्या होगा, ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही है तो ब्रीदिंग रेट तो बढ़ जाएगी। ओके, आरबीसी काउंट बढ़ेगा तो शरीर में जो है हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, HbO2 बाइंडिंग कैपेसिटी घटेगी। क्यों घट रही है ये सब हम जान रहे हैं, क्यों घट रही है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल ही कम हो गया। अब देखो, अगर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में देखो जो मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी अगर घट रही है तो हमारे जो बाकी के सेल्स हैं उन्हें कम ऑक्सीजन मिल रहा है। ओके, तो ये हम कह सकते हैं कि ये एडजस्टमेंट जो है वो हमारी बॉडी करेगी। अब देखते हैं थोड़ा जो अंटार्कटिका फिशेस हैं। ओके, थोड़ा सा एग्जांपल्स का खेल अब रह गया है, थोड़ा सा एग्जांपल्स लेते हैं।
जो अंटार्कटिका की फिशेस हैं वो कैसे जैसे कि पानी है, ओके, अंटार्कटिका में जो पानी है वो भी जमा होगा। हमने देखा है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, फिज़िक्स का एक कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होता है कि जब भी पानी जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा तब तो वो नॉर्मली बिहेव करेगा। जैसे ही 4 डिग्री से कम होगा या 4 डिग्री से ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो वो नॉर्मली बिहेव करने लगेगा। बाहर का टेम्परेचर तो कितना भी बढ़ा दो, नीचे जो है हो सकता है ऊपरी लेयर पे आइस का फॉर्मेशन हो जाए, लेकिन नीचे तो पानी ही रहेगा, पानी गर्म रहेगा। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं बताई जाती है। जैसे कि फ़िज़िक्स में भी हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि जो पानी है वो नीचे का गर्म होगा इसलिए मछलियाँ ज़िंदा हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कितना भी पानी जो है गर्म हो वो 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होगा। कह सकते हैं कि हाँ वो 0 डिग्री सेल्सियस के पास पहुँच चुका है या फिर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस है, ओके, तो हम ये कह सकते हैं, ओके। तो नेचुरली क्या होता है, अंटार्कटिका की फिशेस जो हैं फिजियोलॉजिकली अडेप्ट कर लेती हैं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों को जो कि उनके जीवन में मदद करते हैं। तो वहाँ की फ़िशेस की ख़ास बात ये होती है कि उसके अंदर एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन बनने लगता है और साथ ही साथ उसमें ग्लिसरॉल भी होता है। तो इन दोनों के होने के कारण जो है उनकी बॉडी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, ओके। तो क्या क्या, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन जिसे AFP भी कहते हैं और ग्लिसरॉल, ओके। जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनका पेट्रोल क्या होता है, कुछ होता है ना जो डाला जाता है, मोबिल, हाँ, मोबिल ना जमे इसलिए उसमें ग्लिसरॉल भी होता है। मोबिल में एक वो भी होता है ग्लिसरॉल, ताकि जो मोबिल है वो जमे ना। देखो मोबिल जानते हो बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, वो 10 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, तो उसमें इसीलिए ग्लिसरॉल डाला जाता है, ओके। अब बात करते हैं थोड़ी सी कोल्ड एरिया एनिमल्स की, जहाँ जैसे कि हम कोल्ड एरियाज़ फिशेस की बात तो हमने कर ली। कोल्ड एरिया एनिमल्स में क्या होगा, जैसे मान लो पोलर बियर है, ओके। तो फिज़िक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई हीट वाली कोई सरफेस है उसके ऊपर तुम आइस की कोई कितनी भी बड़ी सरफेस लगा दो तो वो हीट का ट्रांसफ़र को रोक देती है। तो यही कंडीशन होती है। जैसे कि मान लो मैं बताता हूँ कि ये जो सरफेस है वो एक पोलर बियर की सरफेस है। कलर दूसरा चूज़ करता हूँ। ये जो सरफेस है वो पोलर बियर की सरफेस है। ये जो है वो आइस है, ब्लैक कलर से आइस दिखा रहा हूँ। तो आइस जो है उसकी त्वचा की सरफेस पे एक लेयर का फॉर्मेशन करती है और उस लेयर के फॉर्मेशन की वजह से जो एक्सेसिव हीट है वो अंदर नहीं आ पाती और वो बाहर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, ओके। और अगर वो ऐसा कर पा रहे हैं तो उनके शरीर में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इस चीज़ को इंड्यूस कर रहा होगा। उसे कहते हैं INP, आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन, जो कि उनके हीट इंसुलेटर को अडाप्ट करने में या आइस लेयर के फॉर्मेशन में मदद करता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी और, कुछ मैमल्स भी होते हैं जैसे कि वेल्स की बात करें या सील्स की बात करें। तो अगर हम आपने कभी सील देखा हो, इफ़ यू हैव एवर सीन सील, ओके, तो आप देखोगे उसकी बॉडी जो है, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, तो उसकी बॉडी पे आप देखना वहाँ पे उसकी बॉडी पे क्या होगा, उसकी बॉडी बहुत मोटी होती है। और यही एक चीज़ है, वहाँ उसकी बॉडी पे थिक फैट लेयर पाई जाती है, बहुत ही थिक फैट लेयर पाई जाती है जिसे ब्लबर कहा जाता है। कंगारू रैट है अगला एग्जांपल। कंगारू रैट तो हमने देख ही लिया, वो सीड खाता है डेजर्ट का, तो उस और सीड में फ़ैट होता है तो फ़ैट जो है ऑक्सीडाइज़ कर जाता है तो उसको वाटर मिल जाता है, ओके, वाटर मिल जाता है, ओके। तो मतलब यही चीज़ है कि डेज़र्ट में पानी की कमी के साथ वो ज़िंदा कैसे रह पाता है, तो इसी वजह से वो ज़िंदा रह पाता है। ऊँट में तो हम सभी जानते हैं ऊँट में क्या होता है, ऊँट में कूबड़ होते हैं ना, उसमें वसा भरा होता है, फैट भरा होता है, तो उस वजह से वो ज़िंदा रह पाता है। और चाहे हम कैमल्स की बात करें, चाहे हम कंगारू रैट की बात करें, तो उनका जो यूरिन होता है ना वो कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड होने का मतलब ये है कि जो यूरिन है
अगर देखो हमारी बॉडी में भी होता है, हमारी बॉडी जो है 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड यूरिन बना सकती है। मतलब जितना हम पानी पीने पे यूरिन बनाते हैं उससे ज़्यादा। जैसे कि हमारी बॉडी में जब पानी की कमी हो जाती है तो हमारा बॉडी जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन बनाना शुरू कर देता है। कंसनट्रेटेड यूरिन से क्या होगा, कंसनट्रेटेड यूरिन से वो पीला हो जाएगा। क्यों पीला हो जाएगा? क्योंकि उसमें यूरिया का कंटेंट बढ़ जाता है। ओके, तो कंगारू रैट को तो उसी तरह पानी की कमी है तो वो बहुत ही कंसनट्रेटेड यूरिन का सेक्रीशन करता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी प्लांट्स की। प्लांट कैसे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन कर पाते हैं। ओके, मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल तो हम देख चुके हैं कि क्या होगा, उनकी सेल्स डैमेज हो जाएंगी, फ्रीजिंग इंजरी होगी तो उसमें आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा देखते हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स की मॉर्फोलॉजिकल कौन कौन से चेंजेस हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एनसीईआरटी में भी हैं, कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी भी हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है ओपुंसिया, जिसे कैक्टस भी कहा जाता है। तो ओपुंसिया हम जानते हैं क्या होता है। हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जब पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं बताऊंगा कि जो लीव्स हैं, या फिर 11th में तुमने पढ़ा हो तो हो सकता है तुमने पढ़ा, लीव्स जो हैं वो कांटों में बदल जाते हैं ताकि पहली बात तो ट्रांसपीरेशन ना हो। और यही एक कारण है क्योंकि लीव्स जो हैं वो ट्रांसपीरेशन करते हैं क्योंकि उसमें स्टोमेटा होता है। अगर वो कांटों में बदल गए तो उनका ट्रांसपीरेशन नहीं होगा। दूसरी बात, जो वहाँ पे एनिमल्स हैं वो उससे प्रोटेक्शन देते हैं, कांटे। ओके ओके, तो लीव्स जो हैं वो स्पाइंस में बदल जाते हैं। अगर स्टेम देखें तो स्टेम सिंपल नहीं होता है। जैसा कि हम यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर जैसे आम का पेड़ देंगे तो उसका जो सेल्स होते हैं वो एक्चुअली मरे हुए सेल्स होते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा। ओके, लेकिन जो कैक्टस की बात है तो उसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है और फ्लैशी होता है। ग्रीन होने का क्या मतलब है? ग्रीन होने का मतलब है कि जो उसका स्टेम है वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फ्लैशी होने का मतलब क्या है कि मतलब उसमें फूड का स्टोरेज है। अब उसको फूड को स्टोर करने के लिए उसे कोई भी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, जैसे वैक्यूल जो कि लीव्स में पाया जाता है, सेल्स में पाया जाता है। ओके, वो थिक होता है, फ्लैट होता है। थिक क्यों है, फ्लैट क्यों है, ये तुम बहुत आसानी से समझ सकते हो। दूसरा एग्जांपल है प्रोसोपिस। ओके, अगर तुम लोग को याद हो तो पिछले साल 5th चैप्टर में जो 5th चैप्टर की स्टार्टिंग हुई उसके बाद द 3rd पेज, 5th चैप्टर की स्टार्टिंग उसके बाद 3rd पेज की लास्ट लाइन पे लिखा था। मतलब जब हम पढ़ रहे थे कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स अकॉर्डिंग टू द स्टेम्स। ओके, तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, पाइनेटली कंपाउंड लीव्स। पाइनेटली कंपाउंड लीव्स क्या होती हैं वो कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, पाइनेटली कंपाउंड लीव्स क्या होती हैं, एक सेकेंड। जैसे कि मान लो ये एक स्टेम है। ओके, अब पाइनेटली कंपाउंड लीव्स में क्या होगा, ये ऐसे लीव्स निकली होंगी, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे इसके छोर पे जो है, इसको ग्रीन से थोड़ा सा बनना था, यहाँ पे इस छोर पे इस तरीके से ये लीव्स जो होती हैं सिचुएटेड होती हैं। ओके, तो इस तरीके से जो होगा उसे हम कहते हैं पाइनेटली कंपाउंड लीव्स। अगर तुमको कन्फ्यूजन है तो तुम जाके देख सकते हो। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे वाटर का लॉस कम होगा क्योंकि पत्तियों की साइज़ जो है वो छोटी हो गई है। साथ ही अगर पत्ती की साइज़ छोटी है तो स्टोमेटा का नंबर भी कम होगा। अगर स्टोमेटा का नंबर कम है तो ऑफ कोर्स सी बात है कि वही सेम चीज़, वाटर का लॉस कम होगा। कुल मिला के वाटर का लॉस ही कम करवाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक कैलाट्रोपिस और नीरियम का एग्जांपल है। कैलाट्रोपिस और नीरियम में क्या होता है, जैसे कि मान लो हम सभी जानते हैं कि स्टोमेटा हम सभी ने देखा है, अगर नहीं देखा है तो मैं बना देता हूँ। स्टोमेटा देखो, ऐसे गार्ड सेल्स होते हैं। दूसरा दूसरा कलर लेता हूँ, एक मिनट। थोड़ा ड्राइंग के लिए माफ़ करना यार, मतलब ये हम पढ़ते हैं कि ये जो है कुछ स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा जैसे कोई चीज़ होती है ये, तो या ये ओपनिंग ही स्टोमेटा है। ये मत कभी कहना कि ये जो बगल बगल में जो चीज़ें हैं ये स्टोमेटा हैं, इसे गार्ड सेल्स कहा जाता है। ओके, और एक जो लीफ होती है, ओके, जैसे कि एक लीफ में बताऊं,
लीफ को मैं थोड़ा सा पर्पल कलर से दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये एक लीफ है, ओके, ये एक लीफ है और ये लीफ का पीछे वाला भाग है। दिस इज़ द बैक पोर्शन ऑफ द लीफ, ओके। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कैलोट्रोपिस और नीरियम की। तो कैलोट्रोपिस और नीरियम में क्या होगा कि उसमें थिक क्यूटिकल पाया जाता है। क्यूटिकल मतलब जो लीफ है ना, उसके पीछे में सेकंड लास्ट लेयर जो होती है, जैसे कि मैंने लीफ के पीछे वाला हिस्सा तो तुम्हें दिखाया, लेकिन उस पीछे वाले हिस्से के एकदम अंदर, मतलब एकदम अंदर नहीं कह सकते, मतलब उसकी जो सेकंड लास्ट लेयर है उसी को कहा जाता है क्यूटिकल। और वो क्यूटिकल अगर थिक होगी और उसी क्यूटिकल में ही स्टोमेटा पाया जाता है, गार्ड सेल्स पाए जाते हैं। तो वो अगर क्यूटिकल थिक होगी जो, तो स्टोमेटा हम कह सकते हैं कि अंदर होगा, और स्टोमेटा अंदर होगा तो हीट लॉस कम होगा। तो इस तरीके से सकन स्टोमेटा या डीप स्टोमेटा, एनसीईआरटी तो सकन स्टोमेटा कहती है, ओके। और इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोस्टैटम, ओके। हाइपो मतलब लो होता है, हाइपो मतलब लो होता है, और सकन स्टोमेटा तो समझ ही गए, सकन स्टोमेटा मतलब जो स्टोमेटा है वो अंदर है। फिर एक और चीज़ है कि बहुत सारे जो हाई टेम्परेचर प्लांट्स हैं उनमें चैप्रोसिन्स पाए जाते हैं। चैप्रोसिन्स क्या होते हैं ये तुम आगे पढ़ोगे, जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बता दूंगा, ओके। चैप्रोसिन्स क्या होते हैं? चैप्रोसिन्स पाए जाते हैं हाई टेम्परेचर एरिया प्लांट्स में, जो कि प्लांट शॉक एब्जॉर्ब करते हैं, ओके। अगर किसी प्लांट को शॉक लग रहा है, जैसे कि हाई टेम्परेचर शॉक, या तो उससे ये बचाते हैं, और ये एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब हीट का ही शॉक लगेगा तो एक्स्ट्रा हीट को ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ओके। बस इतनी सी बात जानने लायक है, ओके। और एक और हम कह सकते हैं, जैसे कि कैंप प्लांट्स का नाम तुमने सुना है? कैंप प्लांट्स जैसे हम पढ़ते हैं C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स, कैंप प्लांट्स, तो वही कैंप प्लांट्स की बात कर रहा हूँ जो कि हाई टेम्परेचर में मिलते हैं। तो एक्चुअली हम कैंप पाथवे देखेंगे, C3 पाथवे देखेंगे, C4 पाथवे देखेंगे, कैल्विन चक्र जिसे कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है ना, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा पाया जाता है। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा मतलब, स्कोटो मतलब होता है नाइट, और एक्टिव मतलब होता है कि मतलब चलना है, एक्टिव मतलब तो एक्टिव ही होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टोमेटा जो होते हैं वो दिन के समय खुलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं, लेकिन इसका उल्टा है। ये एक्चुअली मैं कैंप प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, इसको पीछे के एग्जाम्पल से रिलेट मत करना, गलती मत करना। देखो, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होता है इसमें कैंप प्लांट्स के अंदर, ओके। तो ये रात में खुलते हैं, दिन में बंद होते हैं। तो जो प्लांट जो है वो हाई टेम्परेचर में रह रहा है, अगर उसने दिन में अपने स्टोमेटा को खोल दिया तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा हीट लॉस होगा, बहुत ज़्यादा हीट लॉस होगा। तो हीट लॉस के साथ, सॉरी हीट लॉस, वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होगा। वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होगा तो वो प्लांट जो है वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा, ओके। तो इसको रोकने के लिए रात में जो है उनके स्टोमेटा खुल जाते हैं, ओके। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। कल से हम बात करेंगे कि अगर टेम्परेचर है तो क्या बिहेवियरल एडाप्टेशन हम करेंगे कि उस को रोक दिया जाए। मेनली हम प्लांट्स की बात करेंगे, हम एनिमल्स की भी बात करेंगे, ओके। हम पढ़ेंगे कि हाइबरनेशन क्या होता है, एस्टिवेशन क्या होता है, डायपॉज क्या होता है, डायपॉज के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। उसमें हम पढ़ेंगे सेलाजिनेला के बारे में कि किस तरह से वो डायपॉज करता है, ओके। तो एक्चुअली आज ही तुमको मिल जाएगी वीडियो, ये वाली वीडियो, बस ये वाला ख़त्म करके और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ओके। चलो बाय।